नमस्कार, राष्ट्रपुष्ट से मैं पवन केसवानी। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों के चुनाव हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार कितनी ज़्यादा संजीदा है, इसका उदाहरण तो आपको छत्तीसगढ़ में नज़र आ रहा होगा। जिस तरह से ईडी के एक के बाद एक छापे पड़ रहे हैं और घोटाले के आरोपों से परेशान कांग्रेस इस पर सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो आम जनता में है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पुराने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विरुद्ध जिस तरह से सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता खोलकर बातें लिख रहे हैं, इससे इतना तो तय है भारतीय जनता पार्टी अब डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह हैं कि मानते नहीं, वो हर बार खुद को फ्रंट में रखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मौजूदा समय में सांसद अरुण साव जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह की सॉफ्ट इमेज को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे धीरे धीरे वो कार्यकर्ताओं में अपनी पैड़ बनाते जा रहे हैं। बीते दिनों रायपुर से 25 किलोमीटर दूर ग्राम गोड़ी में पत्रकारों को ले जाकर गौठानों की अव्यवस्था की जो पोल खोलने का क्रम शुरू किया, वह धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में फैल चुका है। छत्तीसगढ़ के हजारों गौठानों में भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग के नेता अब जाना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश से लेकर जिला और उसके बाद मंडल स्तर के कार्यकर्ता लगातार फोटो वीडियो बनाकर आम जनता के बीच यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान पूरी तरह फेल है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर सफाई और बचाव की बजाय फ्रंट में आकर हमले करने की तैयारी शुरू कर दी है। रायपुर सहित तमाम इलाकों में कांग्रेस महिला स्व सहायता समूह और गौठान संचालित करने वाली महिलाओं को लेकर यह बताने की कोशिश कर रही कि भारतीय जनता पार्टी उनका रोजगार छीन रही है। असलियत क्या है आम जनता अच्छी तरह समझती है। हमारे विश्लेषण का विषय किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि उन मुद्दों को रखना है जिसका सीधा सरोकार आपसे है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझने वाले बेहतर समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में किस तरह की राजनीति हो रही है। पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल से मौजूदा सरकार की तुलना की जाती है। सरकार किसी की भी हो, योजनाओं को सरकार अपने ढंग से प्रस्तुत करती है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में और खासकर गूगल के ज़माने में कुछ भी छुपा नहीं है। लोग तथ्यों और आंकड़ों को भली प्रकार समझते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पाखंजूर से एक फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने जिस तरह से अपने 1.25 लाख के मोबाइल के लिए एक बांध ही खाली करवा दिया। वैसे घटना 21 मई की थी, लेकिन ये घटना तो बहुत पहले ही दब जाती। आराम से बांध का पानी खाली किया जा रहा था, 3-4 दिन लगे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में किसी ने फोटो पोस्ट कर दी और उसके बाद मीडिया ने रही सही कसर पूरी कर दी। आखिर में वही हुआ जिसकी आशंका थी। मामला प्रदेश की राजनीति में छा गया। पुराने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के मध्य ट्विटर वार छिड़ गया और सूचना दी गई कि राजेश विश्वास जो फूड इंस्पेक्टर है, जिन्हें आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। ऐसे ही हालात आगे भी निर्मित होने वाले हैं। आम जनता अपनी बात को रखने के लिए अब पीछे नहीं हट रही है। ऐसी कुछ घटनाएं छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से आ रही है। इन दिनों ऑनलाइन सट्टे का जोर चल रहा है, खासकर ऑनलाइन सट्टा कंपनी महादेव बुक जो बेहद चर्चा में रही। भिलाई से इसकी शुरुआत हुई और पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अलग अलग कोनों में जिस तरह से युवा इस सट्टे की जद में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, इसके लिए बिलासपुर के बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट अभय सिंह राठौर की खोज की गई और उसके अकाउंट का इस्तेमाल किया गया और जल्द ही उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ 50 करोड़ रुपए। जब इस स्टूडेंट को इस बारे में पता चला तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। उसने खुद जाकर थाने में शिकायत की। आप इसे एक उदाहरण से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ये ऑनलाइन सट्टा हावी हो चुका है। ऐसे ही हालात तिल्दा में है, जहां जगह जगह कई तरह के ऑनलाइन सट्टा चल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को सब कुछ मालूम है, बावजूद इसके कुछ ठोस पहल की नहीं जा रही है। हालांकि ऐसे मुद्दों का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इस तरह के ढेर सारे मुद्दे एक एक कर जब सामने आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास फिलहाल नए नए मुद्दों को तलाशने की प्रतियोगिता चल रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोटालों को मुद्दा बनाया और अभी गौठान के मुद्दे पर भाजपा आक्रामक है, दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रही है
उसे भी हमें समझना होगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा जातिगत समीकरण पर भी निर्भर करती है। मूलतः छत्तीसगढ़ में अधिकांश आबादी ओबीसी वर्ग की है। मौजूदा समय में जो कांग्रेस की सरकार बनी है वह भी ओबीसी वर्ग के विशेष आशीर्वाद से बनी है। मुख्यमंत्री स्वयं भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, आज़ादी के बाद से कांग्रेस को दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और कुछ अन्य जातियों का सहयोग मिलता रहा, जिससे कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक तैयार हो चुका था। लेकिन 1992 के बाद जब बाबरी ढांचा ढहाया गया और जिस तरह से ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति के वोट भी कांग्रेस से छिटकते गए, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों की भी नाराजगी बढ़ी और उसी दौरान कांशीराम जैसे नेता पैदा हुए जो कि दलितों का वोट बैंक कांग्रेस से खिसका ले गए और ऐसे कुछ हालात मुस्लिम वोट बैंक के साथ भी रहा। धीरे धीरे कांग्रेस का अब कोई फिक्स वोट बैंक नहीं है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 2 राष्ट्रपति बनाए। पहला राष्ट्रपति दलित वर्ग से, दूसरा आदिवासी वर्ग से। ऐसे ही सोशल इंजीनियरिंग पर भारतीय जनता पार्टी ने खूब काम किया है। मोदी कई मौकों पर खुद को ओबीसी बताने से नहीं चूकते। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में कांग्रेस जिस तरह की तैयारी कर रही है वो पूरी तरह सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है। इसे समझते भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल अगस्त में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से बनाया है। अरुण साहू समाज से आते हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में साहू समाज ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ी आबादी है। बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 14 साहू उम्मीदवार उतारे थे, कांग्रेस ने 8 उतारे थे, जिसमें 5 चुन करके आ गया और भारतीय जनता पार्टी से धमतरी से सिर्फ रंजना साहू चुन करके आई, जिन्हें 500 से भी कम वोटों के अंतर से जीत मिली। और ये जो जीत मिली थी वहां कांग्रेस के एक बागी उम्मीदवार ने करीब 30,000 वोट ले लिए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैसे वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साहू समाज नहीं था। इसी तरह से अन्य समाजों के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है, समाज के प्रमुखों को निगम मंडल आयोग के अलावा विभिन्न पद दिए गए हैं, उन्हें साधने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन बदले हालात में क्या साहू समाज सहित अन्य समाज का जो खासकर ओबीसी वर्ग है वो भाजपा के साथ जा पाएगा, या वो वोटों की ताकत जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 3 बार की सत्ता हासिल कर चुकी है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो खास रणनीति बनाई है, उस पर जो तैयारी चली वो बेहद रहस्यमय है। कांग्रेस के रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी की इस चुपचाप चली जा रही रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से जिस तरह से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा, जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, जिस तरह से गौठान के बाद कुछ और अभी बड़े मुद्दे उठाए जाने हैं, इसको लेकर कांग्रेस भी पशोपेश में है। यहाँ हालात वैसे हो गए हैं कि एक क्रिकेट का अच्छा बैट्समैन ये समझ नहीं पा रहा है जब नए नए बॉलर अलग अलग ढंग से बॉलिंग करेंगे तो वो बैटिंग कैसे करेगा। ऐसे असमंजस वाले हालात में जहां कांग्रेस एक तरफ खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व और अन्य मुद्दों से जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं सत्यनारायण शर्मा जैसे पुराने विधायक, पुराने मंत्री जब जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है और सोनिया गांधी राष्ट्रमाता है। करीब महीने भर पहले दिया गया यह बयान आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ऐसे मुद्दों की तलाश में भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इन वीडियो को आम जनता के लिए बार बार प्रस्तुत करता है। आप एक बार फिर से सत्यनारायण शर्मा के मुखारबिंद से उन बातों को सुनिए जिसे लेकर आगामी दिनों भारतीय जनता पार्टी कुछ नई रणनीति प्रस्तुत करने वाली है। महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। राजनीति में सुचिता के माध्यम से समाज और देश का कैसे भला हो सके, राष्ट्रबोध की अपनी कोशिश होती है। हम चाहेंगे कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं। हमारी कोशिश है कि राजनीति के माध्यम से आप भी देश और समाज की बेहतर सेवा करें। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।